Hello everyone, I Shivani Raghuvanshi would like to welcome you all to our YouTube channel Scholars Talk 201. Today we all have gathered here to discuss on the topic challenges and opportunities being faced by PhD students. We all are gathered here to discuss and throw some light on this relevant topic. We have Aparna Raghuvanshi, she is my colleague, my junior Rohit, my super senior Dejan Bhaiya and my junior Ravish. So I would like to invite our juniors first, as they are a newcomer. They would like to reflect some light on the challenges and things they have kept in mind before coming into PhD. Thank you so much, Didi, and my seniors to giving me this opportunity. तो दीदी, जब हम लोग का PhD शुरू में स्टार्ट मैंने जब सोचा था करने के लिए, ठीक है, तो हमारे पास कई सारे ऑप्शंस थे, कई सारे हमने सीनियर से बात की थी, वो बताया था PhD कर लो, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, आगे रिसर्च एरिया में जा सकते हो, रिसर्च एसोसिएट बन सकते हो, फिर कंसल्टेंसी फर्म खोल सकते हो, वेरियस एरियाज को एक्सप्लोर करने के लिए वगैरह वगैरह, और भी वेरियस अपॉर्चुनिटीज उन्होंने निकाला। तो इसके थ्रू हमने प्रिपरेशन की, हमारे बैचमेट्स की प्रिपरेशन की, हमने एडमिशन भी पाया बच्चों में। लेकिन जब 6, 7, 8 महीने अब हम लोग के घूमने चले हैं, होने को है, तो हम लोग को पता चल रहा है कि ये दुनिया बाहर से जितनी फैसिनेटिंग लगती है, इतना क्यूरियस लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, लोग सोचते हैं हाँ स्कॉलर ये तो आराम से कर रहे होंगे, इनका क्या है, ऐसा कुछ है नहीं। एक्चुअली बहुत सारे अभी 7-8 महीने में ही हमें बहुत सारी चीज़ें फेस करने में, तो कुछ नई चीज़ें जानने को मिली हैं, क्योंकि आगे हमें किस तरह से हेल्प या हिंड्रेंस डाल सकता है, वो सब चीज़ें। तो इसी तरीके से बहुत और भी सारी चीज़ें हो सकती है जो आप लोगों ने अपने 4-5 साल के एक्सपीरियंस में काफ़ी चीज़ें जानी होंगी। तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स को या न्यू कमर्स जो कि PhD में आना चाहते हैं, जो ऑलरेडी इनरोल हो रहे हैं या होना चाहते हैं, ताकि उन्हें भी नॉलेज मिल सके, जानकारी मिल सके, तो लोग पहले से प्रिपेयर हैं। इसके लिए आप लोगों से जानना चाहूँगा कि अपॉर्चुनिटीज़ के अलावा क्या क्या मुश्किलें, दिक्कतें या फिर और कुछ परेशानी या फिर चैलेंजेस, और प्रिसाइजली में बोलूँ चैलेंजेस हैं, जिनके लिए हमें वेल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए और उनसे किस तरह से टैकल किया जाए, इसका भी कुछ सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। यहाँ हम लोग जो भी मतलब स्कॉलर डिस्कशन यहाँ पर कर रहे हैं, इसमें आज का हमारा जो टॉपिक है कि PhD चैलेंजेज और अपॉर्चुनिटी की बात हो रही थी। तो सबसे पहले हम जानना ये चाहेंगे कि अभी रोहित बोल रहे थे कि अभी इससे पहले मतलब इस रिसर्च में आने से लग रहा था कि पहले लगा कि बहुत आराम से स्कॉलर, तो ये तो पहली बात है कि रिसर्च अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, मतलब सभी स्कॉलर ऐसा सोचते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी स्कॉलर इस फील्ड में आना चाहते हैं, पहले तो PhD जो डिग्री होती है उसका फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। लेकिन इसके जो वर्ड है, एक एक वर्ड को अगर हम देखें तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि हम लोगों को प्रोफेसर एच के सिंह सर ने बताया था कोर्स वर्क में, कि PhD को हम लोग कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं कि पेशेंस, P से पेशेंस, H से हार्डवर्क और D से डेडिकेशन, ये 3 चीज़ का होना बहुत जरूरी है अगर आप स्कॉलर होना चाहते हैं तो इसलिए। और रिसर्चर, जो भी रिसर्चर है वो आगे चल करके 2 फील्ड होते हैं हमारे रिसर्च के, सोशल साइंस होता है, प्योर साइंस होता है, तो यहीं से लोग साइंटिस्ट भी बनते हैं। बट इन सब चीज़ों को करने के लिए भाई मेहनत तो करना पड़ेगा और तमाम चैलेंजेस फेस करने होते हैं। तो हम लोग जहाँ तक जान पाते हैं और समझ पा रहे हैं, वहाँ तक 1 बाय 1 चैलेंजेस की बात आज हम लोग करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो चैलेंजेस एक रिसर्च स्कॉलर के सामने आता है वो होता है हाउ टू डिसाइड रिसर्च टॉपिक। तो वैसे नॉर्मली हम लोग प्रोसेस में जब देखते हैं रिसर्च प्रोसेस में, तो पहला यही होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। तो रिसर्च करने से पहले हम प्रॉब्लम को ढूंढते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, और ये प्रॉब्लम किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो सकता है या फिर हमारी सोसाइटी से रिलेटेड हो सकता है, जिससे कि रिसर्च होने से ये कंक्लूजन निकल के आए कि उस प्रॉब्लम का कैसे सोल्यूशन। तो टॉपिक डिसाइड करने से पहले हम अपने इंटरेस्ट को देखेंगे कि हम किस फील्ड में हमारा इंटरेस्ट है, जिस पर हम रिसर्च करना चाहते हैं। साथ ही साथ हमारा टॉपिक जो है वो स्पेसिफाइड होना चाहिए, मतलब उसका एरिया जो है कि वो लिमिटेड होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है और लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम डिसाइड करते हैं अपने रिसर्च टॉपिक को। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे सामने जो भी चैलेंजेस आते हैं वो होता है टाइम मैनेजमेंट और फंडिंग की बात आती है। तो हमें यहाँ पर अपने वर्क लाइफ बैलेंस की बात करनी होती है कि भाई इसमें हमें रिसर्च भी करना है, साथ ही साथ अपने कैरियर पे भी फोकस करना है कि हमें इसके बाद क्या करना है, आगे क्या करना है।
कैसे करना है। साथ ही साथ जो भी हमारे जूनियर्स और सीनियर हैं इनके बीच एक कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन, और सबसे बड़ा जो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन और आशीर्वाद होना चाहिए वो अपने सुपरवाइजर के साथ आप कैसे मतलब मिलजुल करके कैसे काम कर रहे हैं जो है। और हम लोग के गुरु जी तो बहुत ही कोऑपरेटिव और हम लोग को बहुत ही मतलब हेल्प मिलता है यहाँ से जो है। तो हमारे यहाँ 2 एचआर के एक्सपर्ट हैं जो कि एचआर स्पेशलाइजेशन में है, शिवानी रघुवंशी और जो है रवीश कुमार। तो पहले हम शिवानी से भी जानना चाहेंगे जो है। भैया अगर चैलेंजेस की बात कर रहे हैं तो एक और चैलेंज आता है आइसोलेशन, क्योंकि हम एक सर्टेन एज पे आने के बाद पीएचडी में इनरोल होते हैं। तो हमारे साथ क्या होता है, हमारे जो कॉलीग्स और फ्रेंड्स होते हैं वो ऑलरेडी कॉर्पोरेट में अर्न कर रहे होते हैं। तो वो सब देखने के बाद हमारा जब हम अपना स्ट्रगल देखते हैं तो हमें बड़ा आइसोलेट फील होता है कि हम अभी स्ट्रगल ही कर रहे हैं और वहाँ वो लोग काफ़ी आगे जा चुके होते हैं। तो वो एक फीलिंग आइसोलेशन की आती है, एंग्जाइटी होता है, स्ट्रेस होता है कि हम अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। और तो उसके बाद की बात है तो हमें काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं उससे। बट स्ट्रगलिंग पीरियड में होता है ना कि हम जब देखते हैं लोगों को आगे जाते हुए तो वो काफ़ी डिप्रेस कर देती है हमें। तो वो भी एक प्रॉब्लम रिसर्चर्स के साथ होती है कि वो बहुत आइसोलेट होकर अपने आप को शट डाउन कर लेते हैं कि हम तो कब तक ही स्ट्रगल करते रहेंगे। तो टाइम टेकिंग होता है नो डाउट, बट आगे इसके बेनिफिट्स काफ़ी हैं। तो वो भी एक आ जाता है। एक जैसे इंस्टीट्यूशनल फंडिंग की बात की गई है वो भी काफ़ी मेजर फैक्टर है, क्योंकि बीइंग अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ तो नेट और जेआरएफ सबको स्कॉलरशिप मिलती है। बट बाकी यूनिवर्सिटीज़ अगर देखी जाए स्टेट है या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है तो ज़्यादातर वहाँ पे नेट वालों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती। तो वो वहाँ पे एक फंडिंग की भी काफ़ी कमी हो जाती है बच्चों को, जो एक और रीज़न होता है डीमोटिवेट होने का रिसर्च में। और भी हमारे काफ़ी सारी डीमेरिट्स हैं। सबसे मेन होता है जो हमारे लास्ट स्टेज में आता है वो होता है थीसिस बनाना। एक वेल ड्राफ्ट थीसिस बनाना सबसे बड़ा काम होता है रिसर्च में, और उसमें सबसे ज़्यादा हार्डवर्क चाहिए होता है। वहीं पे हम सबसे ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो सबसे लास्ट के फेज में अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है कि एक अच्छी थीसिस बनाना अपने टॉपिक पे। और तो इसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी है जो हमारे भैया बताएंगे। इसमें रिसर्च में आगे जाके इसका फल क्या मिलता है कह सकते हैं। कुछ चीज़ें हम रोहित से भी रवीश से भी जानना चाहेंगे जो है। रवीश भी हमारे साथ एक जो है कि धुरंधर स्कॉलर है, तो भाई ये भी कुछ बताएंगे जो है कि अभी तो हम लोग चैलेंजेस की बात कर रहे थे, हमारे पीएचडी में क्या चैलेंजेस आते हैं। क्योंकि पीएचडी एक ऐसी फील्ड है जो कि आप केवल होम कंट्री में नहीं, आप जो है फॉरेन कंट्रीज में करते हैं। तो हम एज ए स्टूडेंट पीएचडी स्कॉलर, हम तो इंडिया में हैं, लेकिन ऐसे कई स्टूडेंट हैं जो विदेशों में भी जाके पीएचडी कर रहे हैं। तो उनको सबसे पहले क्या प्रॉब्लम आता है, वहाँ के इन्वायरमेंटल से कैसे वो रूबरू हों, कैसे वो डील करें, कैसे वो फेमिलियर हों। सबसे बड़ा फैक्टर बनता है कि वहाँ के लोगों के बीच में रह के कैसे वो वहाँ फेमिलियर हों। ये बहुत बड़ा चैलेंजेस जो फॉरेन स्टूडेंट ये फेस करते हैं। और दूसरी बात तो ये आती है कि जब वो फेमिलियर नहीं होंगे तब तो वो कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे। और ये और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट, ये बहुत बड़ी बात है एज ए पीएचडी स्टूडेंट के लिए। जब तक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं मिलेगा या ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट नहीं मिलेगा, हम अपनी पीएचडी को सही से नहीं कर पाएंगे। और अभी भी चैलेंजेस की बात हो रही थी, तो यहाँ पे बताया गया कि टाइम मैनेजमेंट हो गया, आइसोलेशन होता है, स्ट्रेस फील करते हैं, ये सब तो पॉइंट है, एक जनरल पॉइंट है। लेकिन हमारे समझ से सबसे बिगेस्ट चैलेंजेस डाटा कलेक्शन में आता है कि कैसे हम किसी अपने जिससे हमको डाटा चाहिए, जो हमारे रिस्पोंडेंट होंगे, हम उनसे जिससे हमको डाटा चाहिए, कैसे हम अपने रिसर्च अनुसार उनसे हम डाटा निकलवा सकें। क्योंकि जो सामने हमारा अपोनेंट है या जो रिस्पोंडेंट है, उनसे हम डाटा लें, वो इंटरेस्टेड है कि नहीं डाटा देने में, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। हमारी रिसर्च तभी एक यूजफुल होगा जब उनको प्रॉपर डाटा कलेक्शन होगा हमारे टॉपिक पे। ये सबसे बड़ा हमारे आने में ये है कि एक चैलेंजेस है जो है रिसर्च फील्ड में। आगे चैलेंजेस का अपॉर्चुनिटीज़ है जो कि हमारे जूनियर रोहित जी बताएंगे कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ है कि पीएचडी करके स्टूडेंट क्या करेगा। भैया देखिए, आप लोगों ने इतने सारे चैलेंजेस बताए, बहुत सारी चीज़ों को तो मैं आज पहली बार मुझे तो पता भी नहीं थी, ठीक है। तो रही सवाल अपॉर्चुनिटीज़ की, ये सब चैलेंजेस आप लोगों ने बताया, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारे सब्सक्राइबर न्यू कमर्स के इसके सॉल्यूशंस क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए तो मेरे हिसाब से रिसर्च फील्ड में जब आप आते हैं आपके पास एक बहुत सारा एरिया आपके लिए ओपन होता है। कुछ एरिया क्लोज होते हैं तो कुछ ओपन भी होता है।
ऊपर जैसे आप सबसे तो बेसिक जो पर्पस के साथ सब आता है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर आगे चल के एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसरशिप। फिर आप रिसर्च एसोसिएट बन सकते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आते हैं, फंडिंग प्रोजेक्ट्स आते हैं, जिसमें आप एज ए रिसर्च एसोसिएट बन के काम कर सकते हैं, वहाँ सीख सकते हैं, एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए R&D का काम कर सकते हैं। कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए रिसर्च का आप काम कर सकते हैं। कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी कर सकते हैं, क्योंकि आप जब रिसर्च करते हैं तो स्पेसिफिक टॉपिक पे आप कुछ प्रोडक्टिव करते हैं जो कि बाकी लोगों के लिए यूजफुल है, तो उससे आपकी एक्सपर्टीज उसमें आती है और इसलिए आप कंसल्टेंसी का काम कर सकते हैं और भी वेरियस काम कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जो भी पेरेंट्स थी वो हमें भी और कुछ वेरियस फील्ड के बारे में एक्सपोजर हमें देंगे और क्या क्या हो सकता है। थैंक यू रोहित। आई गेस ऑलरेडी जितने भी लिमिटेशंस थे या फिर चैलेंजेस थे उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। बट फॉर आई स्टार्ट एंड आस्क योर क्वेश्चन, अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि ठीक है आपको चैलेंजेस पता है, बिकॉज आप लोग ऑलरेडी PhD में आ चुके हो, तो जितने मैक्सिमम चैलेंजेस थे आपने अब तक जो था आपने फेस कर लिया। इफ माई क्वेश्चन इज व्हाई एम आई डूइंग दिस, आप लोग का क्या रिस्पॉन्स है? बिकॉज जैसे अगर बाय बर्थ अप टू नाउ इन स्कूल कॉलेज हमारे पेरेंट्स का एक प्रेशर रहता है, कुछ पेरेंट्स का प्रेशर रहता है कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, ठीक है, आपको इस सेक्टर में जाना है। बट PhD एक ऐसा चीज़ है जो कहीं ना कहीं हमारा खुद का डिसीजन है, ठीक है, यहाँ पे पेरेंट्स नहीं इन्फ्लुएंस करते, क्योंकि पेरेंट्स तो बाय बर्थ जैसे हम आते हैं कॉलेज में उनका यही डिसीजन रहता है, क्योंकि स्कूल में आपका 2 ऑप्शन रहता है, साइंस या कॉमर्स, ठीक है, तो आप साइंस और कॉमर्स किस बेसिस पे चूज़ करते हैं कि आपको क्या बनना है आगे, ठीक है। मुझे मैं ये मानने में थोड़ा सा डाउट होता है कि आप क्लास 12 से ही खुद को कन्विंस कर लेते कि आपको PhD करना है, तो इट इज़ अ वेरी हार्ड डिसीजन टू मेक। आप स्कूल में ये डिसीजन नहीं ले सकते, यहाँ पे पेरेंट्स का भी इन्फ्लुएंस बहुत कम रहता है। एक्सेप्शन है, लाइक आई एम वन ऑफ द एक्सेप्शन, बट अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाई आर यू डूइंग दिस, व्हाई आर यू डूइंग PhD, तो आपका क्या रिस्पॉन्स है? If I talk about myself, to be very honest, till post graduate मैंने सोचा नहीं था कि मैं रिसर्च में आऊँगी। I will be very honest with you all. बट हाँ, जैसे जैसे मैंने देखा अपने प्रोफेसर्स को और सबको कि हाँ लेक्चरशिप में क्या होता है, तो धीरे धीरे मेरे को उसमें इंटरेस्ट आया। I literally enjoy giving lectures and information I have information about. I like sharing information I have information about. तो मुझे वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि हाँ मतलब लोगों को अपने जितनी भी नॉलेज है वो देना और एक तरीके से देना, तो इसलिए मुझे लेक्चरशिप में काफ़ी इंटरेस्ट आया था। देन आफ्टर आई स्टार्टेड डिगिंग, तो मुझे पता चला कि हाँ PhD करना होता है, उसके बाद सर्टेन चीज़ें होती है, टेस्ट वगैरह होते हैं, वो क्वालिफाई करके फिर ये पूरा प्रोसेस होता है। देन फिर मेरा इंटरेस्ट आया आफ्टर मतलब थ्रू पोस्ट ग्रेजुएट में जो मैंने टाइम स्पेंड किया उसमें मुझे इंटरेस्ट आया कि हाँ मुझे अब रिसर्च करना है। देन आई डिसाइडेड कि आई गो फॉर PhD। उसके पहले ऐसा कुछ भी नहीं था कि मुझे PhD करना है। आई हैव सॉर्टेड माई माइंड कि मुझे कॉर्पोरेट में जाना है, जॉब करना है। मेरा तो ये सीन था। लेट्स सी मेरे जूनियर्स का कैसे इसमें इंटरेस्ट आया। आई बिलीव कि कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें प्रोज एंड कॉन्स नहीं। जैसे अभी हमारे सीनियर्स ने बताया काफ़ी डिफिकल्टीज उन लोगों को भी पता है, इस डिफिकल्टी से लड़ने के बाद जो बात की दुनिया है वो कितनी अच्छी है। आप लोगों को एजुकेट करोगे, आपका वेल सेटल लाइफ स्टाइल रहेगा, हर एक चीज़। तो यही सब सोच के मैं भी PhD में आया था। मैंने M.Com किया। M.Com के टाइम से ही मेरा ये माइंड बन गया था कि मुझे कुछ और नहीं करना, क्योंकि कुछ प्रोफेसर्स थे जिससे मैं हाईली इन्फ्लुएंस था। मुझे पढ़ाने का तरीका, उनके बात करने का तरीका और बाकी सब चीज़ें मुझे काफ़ी इन्फ्लुएंस करती थी। इसलिए मैंने अपना टारगेट बनाया कि मुझे PhD में करना। उसके लिए जो भी काम मुझे करना था मैंने किया और फिर मैं आया। चैलेंजेस मैंने देखा और जो न्यू कमर्स आएंगे वो भी देखेंगे, और ये आज से नहीं हज़ारों साल से चलता आ रहा है, आगे भी चलता है। लेकिन इस चैलेंजेस को ओवरकम करके जो आगे निकल जाए और अच्छे से कर तो उसके लिए आगे लाइफ में चैलेंजेस बहुत कम रह जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। मेरा ये बिलीव है इसमें। बाकी अगर हमारे भैया लोग कुछ प्रिफर करते हैं तो उन्हें बताएंगे इसके बारे में। देखिए हम PhD इसलिए कर रहे हैं, लेकिन पहली बात तो हम जब क्लास 12 में थे तो हमको हमारे टीचर जो थे एक टॉपिक दिए थे स्टॉक मार्केट में लेक्चर मतलब प्रेजेंटेशन देने के लिए। हमारे सर थे विजय सर नाम था, आज भी हमको याद है। विजय सर थे तो हमको स्टॉक मार्केट टॉपिक दिए कुछ बोलने के लिए। जब हमने उस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन अपना दिया
तो उसके बाद पूरी क्लास जो है क्लैपिंग की। तो हमको वहाँ से एक अंदर से मोटिवेशन मिला कि ये अच्छा है कि कुछ हम कर सकते हैं, कुछ अपने थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो टीचिंग के लिए हमारा जो है वहीं से इंटरेस्ट जगा था। ये मैं रियल बता रहा हूँ, वहीं से इंटरेस्ट हमारा जगह था। तो फिर धीरे धीरे हमने एक्सप्लोर करना चाहा कैसे हम टीचिंग में जा सकते हैं। तो हम पता चला कि आप टीचिंग में कई रास्ते, आप प्राइमरी के लिए जा सकते हैं, पीजीटी के लिए भी जा सकते हैं, पीजीटी के लिए जाकर इवन डिग्री कॉलेज के लिए भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर ऐसा काम करते हैं। तो हमने जब 12th पास आउट हुई तो हमने इसी पर्पज से हमने जो है कि PHU में एडमिशन हमको मिला। हम इलाहाबाद में भी मिल गया था, तो हमने PHU प्रेफर किया। तो मेरा पर्पज ये था कि हमको टीचिंग में जाना था। तो हुआ क्या कि जब हमने अपना UG कंप्लीट कर लिया तो उसके लिए हमको, अब जैसे हम बोल रहे हैं ना कि प्राइमरी में आपको टीचर बनना तो उसके लिए B.Ed चाहिए, आपको यदि उससे पर बनना तो भी B.Ed चाहिए, PGT PhD बनना B.Ed चाहिए उसका मतलब। लेकिन आपको यदि डिग्री कॉलेजेस में एज असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो वहाँ पे नेट चाहिए। तो ये नेट जो है एक जो है बेंचमार्क सेट हो गया कि मतलब अगर आप हायर एजुकेशन में स्टडी पढ़ाना चाहते हैं तो आपको नेट चाहिए। तो जब हमने देखा कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, जब हम टीचिंग में जाना चाहते हैं तो क्यों ना हम हाई पे जाए, क्यों लो पे जाए। तो हमने वहीं से डिसाइड किया जब हमारा यूज होगा तो हमने PG किया, फिर वहाँ से अपना MCOM किया, फिर यहीं से फिर हमने नेट भी नेट JRF भी मेरा क्वालिफाई हो गया। तो वहीं से मेरा इंटरेस्ट जो है कि एज ए क्लास 12 से टीचिंग को लेकर जगह था, जो आज एज ए रिसर्च स्कॉलर में यहाँ हूँ। मेरा उम्मीद है कि हम आगे एज असिस्टेंट प्रोफेसर कभी ना कभी हो जाएंगे और अपना जो टीचिंग में अपना कैरियर ही परस्यू करेंगे। तो आगे की बातों के लिए हम अपने सीनियर्स को कॉल करते हैं। थैंक यू ऑल भैया और दीदी, आप लोगों ने काफ़ी अच्छी बातें बताई। हमारे सब्सक्राइबर को, न्यू कमर्स को जान पाए कि क्या क्या उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ है वो इस फील्ड में आने के बाद। एक तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे इस फील्ड की लगती है, जब आप PhD करते हैं आपको रियल टाइम क्लास एक्सपीरियंस मिलता है, बच्चों से इंटरेक्ट करने को मिलता है, आपसे उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। आप एक बच्चों को पढ़ाओ, एक क्लास में 60 बच्चों को पढ़ाओ, वो जो आपको एक्सपीरियंस और उससे जो आपका डेवलपमेंट होगा वो आपको कहीं और नहीं मिल सकता। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि काफ़ी बेनिफिशियल है ड्यूरिंग द PhD। और PhD की बात की लाइफ के बारे में तो हम लोगों ने डिस्कस किया ही। तो इसी के साथ मैं कोशिश करूँगा कि आज की डिस्कशन को यही खत्म किया जाए। और इसके अलावा बाकी कुछ लोग हैं, उन लोगों में कोई क्यूरियोसिटी जगती है तो उनके लिए एक नई वीडियो के साथ आएंगे। थैंक यू।